अब हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन में, यानी कंधे का उतर जाना। इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है कि डिसलोकेशन है या नहीं, और ये डिसलोकेशन सबसे ज्यादा किन में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा किसमें रिस्क है। तो शोल्डर डिसलोकेशन शोल्डर के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। अगर जब पेशेंट का शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो कंधे में तेज का दर्द उठता है, एक सिवियर सा पेन होता है, शूटिंग सा पेन होता है पेशेंट को। साथ ही साथ कंधे का मूवमेंट रुक जाता है, जो कंधे का रेंज ऑफ मोशन है, यानी कंधे को सीधा लेके जाना हाथों को, पीछे लेके जाना हाथों को, साइड में लेके जाना हाथों को, रोटेट करना हाथों को, कंधे को रोटेशन करना। तो ये जितने भी मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशंस, ये सब रुक जाते हैं। मतलब जितना हाथ सीधा उठना चाहिए पूरा, उतना नहीं उठ पाता, एक पॉइंट पे आके रुक जाता है और पेशेंट को तेज का दर्द उठता है। साथ ही साथ जो कंधे के जोड़ का जो शेप है, जो पूरा शेप है, वो भी चेंज हो जाता है, एक एबनॉर्मल शेप सा नजर आने लगता है। पूरा जो भी पोर्शन है कंधे का, पूरा चेंज नजर आता है। साथ ही साथ कंधे के जोड़ के आसपास रेडनेस हो जाती है, दर्द होता है पेशेंट को। जो कंधे का अगर हम देखते हैं तो कंधा अजीब सा नजर आता है, यानी साफ ही लगता है कि कंधा बाहर की तरफ निकल आया है। साथ ही साथ छोटे छोटे मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे स्किन में छोटे छोटे दाग होने शुरू हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है पेशेंट को। स्वेलिंग आ जाती है कंधे के जोड़ के चारों ओर, मूवमेंट में दिक्कत आती है, आर्म को मूव करने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ सूनापन हो जाता है, कंधे के दर्द की वजह से हाथों में सूनापन, उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है, झंझनाहट सूनापन महसूस होता है पेशेंट को। मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाती है, टाइटनेस लगता है, कंधे में बहुत ज्यादा हैवी लगता है कंधा, मतलब हैवीनेस सा फील होता है कंधे में। फिर जब अगर कंधे को टच करते हैं जरा सा भी, कहीं पे भी पॉइंट पे, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कंधा टाइट है, और कंधे का जो जोड़ है, वो फीलिंग आती है कि कंधा एकदम निकल चुका है, मतलब एक डिफॉर्मिटी सी नजर आती है। अब कंधे का दर्द दिन में भी रहता है, रात को भी रहता है, रेस्ट करते हैं तब भी रहता है, कुछ दिनों तक ये दर्द रहता ही है। साथ ही साथ स्वेलिंग, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे डिसलोकेशन हुआ है तो इस वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है कंधे के जोड़ में। फीवर आ सकता है पेशेंट को, टाइटनेस, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है कंधे का जोड़, स्टिफ हो जाता है, गर्म सा महसूस होता है कंधे के जोड़ के चारों ओर, रेडनेस हो जाती है चारों ओर। तो ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग होती है, पसीने आने लगते हैं, सर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है पेशेंट, डिप्रेशन में चले जाता है पेशेंट। साथ ही साथ अगर ये कंधे का डिसलोकेशन पता नहीं चलता तो हाथों के जो नाखून है वो पर्पल ब्लू कलर के होने लगते हैं। अब कंधे के जोड़ का खिसक जाना, उतर जाना, शोल्डर डिसलोकेशन, इसका कैसे पता किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता किया जाता है। आपके डॉक्टर आपके दोनों कंधे को चेक करते हैं, फिर कंपेयर करके देखते हैं, इंजरी का लेवल चेक करते हैं, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपको दर्द है, स्वेलिंग चेंज करते हैं, कंधे के शेप देखते हैं, टाइटनेस देखते हैं, फिर कंधे का मूवमेंट चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, फिर कंधे पे जगह जगह पॉइंट पे एरियाज पे प्रेस करके देखते हैं, फील करते हैं कि कंधे का डिसलोकेशन हुआ है या नहीं। साथ ही साथ आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं। फिर उसके बाद जब मसल्स का मूवमेंट करते हैं, यानी कंधे का जब मूवमेंट करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स देखते हैं, आपका फेस देख के पता करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे दर्द हो रहा है। ये सब एग्जामिनेशन करते हैं। फिर आपसे पूछते हैं, सूनापन, झंझनाहट महसूस होता है कि आपकी इंजरी के दर्द है, अगर आपकी इंजरी में अगर कंधे के डिसलोकेशन की वजह से कोई इंजरी पे मतलब कोई नर्व पे, नस पे इंजरी आई है, दबाव पड़ा है नस पे, उसका पता करते हैं कि आपको झंझनाहट, सूनापन भी आता है क्या। साथ ही साथ आपकी जो आर्टरीज है उसको भी चेक करते हैं, आपकी पल्स चेक करते हैं कि आपकी पल्स नॉर्मल है या नहीं। तो इन सब से पता करते हैं। फिर कुछ इमेजिनिंग टेस्ट है, जैसे एक्सरे, एमआरआई,
सीटी स्कैन, इनसे पता किया जाता है कि कहीं हड्डी टूटी तो नहीं है, डिसलोकेट हुई है या नहीं है, तो इन सब से पता किया जाता है। अब शोल्डर डिसलोकेशन का सबसे ज्यादा रिस्क सबसे ज्यादा किन में है, किन में ये दिक्कत देखने को मिलती है? तो इनको 2 एज ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला तो यंगर एडल्ट्स, जो यंगर एडल्ट्स है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको शोल्डर डिसलोकेशन सबसे ज्यादा होता है, इनके लिए सबसे ज्यादा रिस्क है। फिर है दूसरा, जिनकी एज ज्यादा होती है, तो जब जिनकी एज ज्यादा होती है, जो 45-50 से ऊपर के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं होती, हड्डी इतनी मजबूत नहीं होती, लिगामेंट्स टेंडन्स इतने मजबूत नहीं होते, तो वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो जब भी अगर पेशेंट फिसलता है, गिरता है, हाथ के बल पे गिरता है एकदम से, तो इजीली उनका कंधा खिसक जाता है, निकल जाता है, कंधा निकल जाता है इजीली। तो इनमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा रिस्क इनमें है। कोई भी ट्रॉमा या इंजरी हुई है या ऊंचाई से गिर गए हैं, तो उनमें डिसलोकेशन सबसे ज्यादा कॉमन है, रिस्क है। फिर है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सबसे ज्यादा कौन से स्पोर्ट्स है जो सबसे ज्यादा हायर रिस्क पे है शोल्डर डिसलोकेशन पे? जैसे फुटबॉल, तो जब हम पैरों से खेलते हैं, तो एकदम से ही जब हम ट्विस्ट करते हैं अपनी बॉडी को, पूरा एकदम गिरते हुए बॉल मारते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एकदम गिर जाते हैं, तो जब हम कंधे के बल पे गिर जाते हैं, तब भी कंधा डिसलोकेट हो सकता है, इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। हॉकी प्लेयर्स जो होते हैं, जो ऊंचाई पे चढ़ते हैं, जो रग्बी खेलते हैं, सॉकर प्लेयर्स है, स्काइंग करते हैं, जो वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है शोल्डर डिसलोकेशन का। इनमें सबसे ज्यादा शोल्डर, इन लोगों में सबसे ज्यादा डिसलोकेशन होता है कंधे के जोड़ का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन के इलाज के बारे में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।